Hello everyone. Today in this video, some concepts related with the topic poverty will be explained. Poverty is a topic which is covered in all the boards, whether it is CBSE, ICSE or state boards. It is also an important topic asked in other exams also. So आज का ये जो वीडियो है इसमें केवल कुछ सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, facts of poverty line estimation, timeline or history of poverty estimation in India, statistics of poverty, types of poverty, that is absolute and relative poverty, and lastly categorizing poverty. So first we will see what is the meaning of poverty. Poverty को हिंदी में हम बोलते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं गरीबी या निर्धनता. It is the state of being poor. It means not having enough money for basic needs such as food, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा. तो जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, तो एक साधारण डेफिनेशन जो उसकी हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक पर्सन की जब ये बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल ना हो पाए तो उसको हम पुअर कह सकते हैं. पॉवर्टी को डिफ़ाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन बनाई गई है. अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है लोगों को दो ग्रुप्स में, लाइक नॉन पुअर एंड पुअर. सो इट इज़ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रिच एंड पुअर इन एन इकोनॉमी. दोज पीपल हु आर बिलो दिस लाइन दे आर टर्म्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन. BPL नाम आपने सुना होगा. तो बिलो पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है और ये डिसाइड किया गया कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस इस लाइन के ऊपर है, यानी इस लेवल से बेटर है, उनको अबव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है, APL. और जिनका एक फिक्स्ड जो क्राइटेरिया है उससे बिलो है अगर फाइनेंशियल स्टेटस, तो उनको कहा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन. इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन के बारे में जो डिस्कशन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, और उन्होंने बात की थी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की. इसके बारे में हम अभी आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे. देन वर्ल्ड बैंक ने जो डिफ़ाइन किया है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, वो डिसाइड किया है पर पर्सन पर डे एट 1.90 US डॉलर पर पर्सन पर डे. अगर एक पर्सन को इतने US डॉलर उसके पास नहीं है, खर्च कर पा रहा है या नहीं है, तो वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आएगा. जो NCERT की बुक है उसमें पॉवर्टी को जो डिफ़ाइन किया गया है वो मॉनेटरी वैल्यू पर डिफ़ाइन किया गया है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि रूरल एरिया में पर्सन पैसा खर्च करके वो 2400 कैलोरी इनटेक कर पाए, और अगर शहरी क्षेत्र में है यानी कि अर्बन एरिया में है तो वो कितना पैसा खर्च करके 2100 कैलोरी को ऑब्टेन कर पाए. इसके लिए 2009-10 में पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड हुई वो रूरल एरिया के लिए डिसाइड हुई ₹673 पर पर्सन अ मंथ. यानी कि एक ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया में एक पर्सन अगर ₹673 खर्च करके 2400 कैलोरीज ऑब्टेन कर पा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. अर्बन एरियाज़ में जो लेवल सेट हुआ है वो है ₹860 पर मंथ. अगर इतना वो खर्चा करके 2100 कैलोरीज को ऑब्टेन कर पाता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है. अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं. जैसे पहले पॉवर्टी कलेक्शन, पॉवर्टी डेटा एस्टिमेशन का काम प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन अब ये काम जो है वो नीति आयोग कर रहा है. और द डेटा इज़ कैप्चर्ड बाय द NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. और किस मिनिस्ट्री के अंडर कर रहा है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर कर रहा है. तो भारत में पॉवर्टी का ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. भारत में पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो कौन से विंग कर रही है? वो है नीति आयोग. पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया पर पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किया जाता है. नेक्स्ट इज़ हेड काउंट रेशियो. इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज. यानी कि जो भी पुअर हैं टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो. और भारत में 2011-12 में जो ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन. What is the history of poverty estimation in India? I would like to tell the viewers
कि ये जो है हिस्ट्री पॉवर्टी एस्टिमेशन, ये बहुत डिटेल में एनसीईआरटी बुक में नहीं है, दादा भाई नौरोजी के बारे में मेंशन्ड है, प्लानिंग कमीशन के बारे में है, टास्क फोर्स एक्सपर्ट ग्रुप का है, नाम मेंशन्ड है। और यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में ही लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करूँगी, जस्ट फॉर योर एडिशनल नॉलेज। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले बात की थी पॉवर्टी एस्टिमेशन की दादा भाई नौरोजी ने 1901 में। उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को यूज़ किया था। ये उनका ये मानना था कि जेल में जो खाना मिलता है वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग है, कि इतना खाना मिले कि पर्सन जो है वो सर्वाइव कर जाए। तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि इतना पर्सन को मिलना चाहिए, अगर इतना भी नहीं उसे मिल पा रहा है तो पुअर की कैटेगरी में होगा। देन नेक्स्ट वाज नेशनल प्लानिंग कमेटी। देन इन इंडिपेंडेंट इंडिया प्लानिंग कमीशन स्टडी ग्रुप वाज फॉर्म्ड, and then task force was formed, and expert group of 1989 and 2005 was formed. So YK Ala committee was formed in 1979 and this committee is very important. ये कमेटी बहुत ही important कमेटी थी क्योंकि इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया था। जो मेथड इन्होंने सजेस्ट किया था, प्रपोज किया था, डैट वाज कैलोरी इनटेक मेथड। और इनके अकॉर्डिंग अगर रूरल एरिया में, इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, अगर रूरल एरिया में किसी पर्सन को 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रही है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अर्बन एरिया में इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू गेट 2100 कैलोरीज, ही वाज सेड टू बी बिलो पॉवर्टी लाइन. Now you can see that there is difference between the calorie consumption in rural area and the calorie consumption of the urban area. In rural area you can see the calorie consumption is more, the requirement of calorie is more, and in the urban area the requirement of calorie is decided less. Why this difference is there? Because in rural area people do manual work more. उनको मेहनत का काम वो ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और अर्बन एरिया में फ़िज़िकल लेबर कम, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैलोरी को अलग अलग लेवल डिसाइड किया गया था। उसके बाद फॉर्म हुई 1993 में लकड़ावाला, DT लकड़ावाला कमेटी, और उन्होंने जो अलग कमेटी का कैलोरी इनटेक मेथड था बेसिकली उसी को ही सपोर्ट किया। उसकी मॉनेटरी वैल्यू में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरी को ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। उन्होंने जो तरीका बात किया, उन्होंने मनी के फॉर्म में बात किया कि मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर मंथ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 49.1। उनके अकॉर्डिंग 2400 कैलोरीज़ को पाने के लिए रूरल एरिया में एक पर्सन को 49.1 रुपीज़ जो है वो खर्च करना होगा। और वैसे ही अर्बन एरिया में अगर उसको 2100 कैलोरीज़ पानी है, सिक्योर करनी है, तो उसे 56.7 रुपीज़ खर्च करने होंगे पर मंथ। तो उन्होंने उसी कैलोरी को मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि इतना खर्चा करना पड़ेगा, जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इतना कम से कम करना होगा। अगर कोई पर्सन ये 49.1 रूरल एरिया में नहीं कर पा रहा है या अर्बन एरिया में 56.7 का नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और उनके इसी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए जो पॉवर्टी इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड यूजिंग दिस मेथड अंटिल 2011, इसी मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी फॉर्म हुई, और ये कमेटी भी इम्पॉर्टेंट थी। पहली बार देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी बेस्ड मेथड टू यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। इन्होंने एक पॉवर्टी लाइन बास्केट की बात की जिसमें कुछ रिक्वायर्ड गुड्स थे, और उन्होंने कहा कि रूरल या अर्बन एरिया के किसी पर्सन को इतना अगर नहीं मिल पाता है तो वो उसको कहा जाएगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड टारगेट न्यूट्रिशनल आउटकम्स। इन्होंने कैलोरी की बात नहीं करी कि इतना कैलोरी मिल जाए, उन्होंने न्यूट्रिशनल आउटकम्स की बात की कि कंजम्पशन के बाद इतना न्यूट्रिशनल आउटकम पर्सन को मिलना चाहिए। और उन्होंने मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया उन्होंने प्रपोज किया, मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया जो कि डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2004-05 का उन्होंने लिया कि रूरल एरिया में 27 रुपीज़ पर
पर डे की बात है यहाँ, पर डे जो है वो डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए रूरल एरिया में 27 और अर्बन एरिया में होना चाहिए 33। अर्बन एरिया में ज़्यादा रखा, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अर्बन एरिया में चीज़ों के दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं, लाइक फूड, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और रूरल एरिया चूँकि वहीं पर ग्रो होता है इसलिए कम होते हैं। तो 446.68 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर मंथ वाइज देखें तो एक पर्सन का इतना होना चाहिए, और अगर वो अर्बन एरिया में है तो उसका कम से कम 578.80 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उसकी होनी चाहिए। इससे कम अगर है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। देन इन 2012 रंगराजन कमेटी वॉज फॉर्म्ड एंड रंगराजन कमेटी यूज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंग रूरल एरिया में ₹927 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर होना चाहिए पर कैपिटा, और अर्बन एरिया अगर है तो 1407 रुपीज़ खर्च होना चाहिए हर महीने पर पर्सन। और डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अगर इसी को देखा जाए तो पर डे उन्होंने जो खर्च बताया है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो मंथली होना चाहिए वो कितना 32 रुपीज़ होना चाहिए, और अर्बन एरिया में 47। उन्होंने जो ये क्राइटेरिया डिसाइड किया उसमें ध्यान रखा था कि पर्सन की एब्सोल्यूट मिनिमम नेसेसिटी, जो कम से कम कंजम्पशन के बाद उसकी जो मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं, बेयर नेसेसिटीज़ इसको कह सकते हैं, केवल उसको अकाउंट में लिया था, और कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात उन्होंने नहीं करी थी। तो रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है, अभी अगर बात करें अभी करंट स्टेटस क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट स्टिल हैव नॉट फाउंड अ सॉलिड सोल्यूशन टू द एस्टिमेट ऑफ द पॉवर्टी टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लेवल ऑफ आवर कंट्री। अभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री मेथड डिवाइस एक्चुअली नहीं हो पाया है, और जो रंगराजन कमेटी का भी सजेशन था, रिकमेंडेशन था, द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अ कॉल ऑन द रिपोर्ट ऑफ द रंगराजन कमेटी, एंड देयरफॉर पॉवर्टी इज़ मेजर्ड यूजिंग द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन ओनली टिल डेट। उसी को ही अभी भी फॉलो एक तरीके से किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे उस मेथड की जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी बुक में दो मेथड्स की बात हुई है, दो चीज़ों की बात हुई है मेथड्स। एक कैलोरी इनटेक मेथड है जो कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर सेट है, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज पर। और बात हुई है एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तेंदुलकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसी को ही प्लानिंग कमीशन ने 2009-10 में थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करके, और उन्होंने डिसाइड किया कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज़ को ऑब्टेन करने के लिए रूरल एरिया में ₹673 स्पेंड करने पड़ेंगे, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज़ को पाने के लिए ₹860 स्पेंड करना पड़ेगा। तो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एक महीने में पर पर्सन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए एट एन एवरेज रूरल एरिया में ₹673। अगर इतना नहीं है तो वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अर्बन एरिया में जो डिसाइड हुआ है लेवल वो है ₹860, इतना होना चाहिए पर मंथ। अगर इतना कोई पर्सन नहीं कर पा रहा है तो वो माना जाता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जो एनसीईआरटी की बुक में जो मेथड्स मेंशन्ड हैं वो क्या है, कैलोरी इनटेक मेथड है, और दूसरा है एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड। ये दो मेथड जो हैं ये इस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। अब हम देखते हैं कुछ पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स बाय डिफरेंट कमेटीज़। तो लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, इन सारी कमेटीज़ ने अलग अलग ईयर में अलग अलग जो राउंड्स हुए थे पॉवर्टी एस्टिमेशन के, उसके अकॉर्डिंग ये एक टेबल है वेर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू लकड़ावाला कमेटी इन 1993-94 द टोटल population living below poverty line was 36% in India. In 2004-5 इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो था वो था 27.5। तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 93-94 में पॉवर्टी लेवल जो था वो 45.3 था 1993 एंड इन 1994, और 2004-2005 में 37.2 था। इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2009 और 10 में 29.8 और 2011-12 में 21.9। रंगराजन कमेटी जो लास्ट कमेटी सेटअप हुई थी
उसके अकॉर्डिंग 2009-10 में पॉवर्टी लेवल जो एस्टिमेट होकर के आया वो आया 38.2, विच वॉज टू हाई एंड इट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो फॉर दिस फार्मूला एंड ऑल. देन 2011-12 में 29.5, तो बहुत स्टीप फॉल भी आया उसके बाद. ये दूसरे स्टैटिस्टिक्स हैं, ऑल इंडिया फिगर्स ऑफ BPL पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन एंड BPL पॉपुलेशन. ये रेशियो है 2004-5 में कि पॉपुलेशन का कि 2004-5 में कितना लेवल था और 2012 में कितना लेवल हो गया. You can see in 2011-12 this is the green bar indicates the total population and the blue bar indicates the population below poverty line. Figures at a glance, you can see according to Suresh Tendulkar methodology 9-10 और 2011-12 में नेशनल लेवल पर कितनी था पॉवर्टी लाइन 29 अ डे. वही सारी डेफिनेशन जो अभी हमने पहले देखी थी. और ये रंगराजन कमेटी के दिए गए एस्टिमेट्स हैं जिसको जो फाइंडिंग्स हैं उनकी वो ग्राफ के हेल्प से इसको डिपिक्ट किया गया है. रूरल पॉवर्टी देन अर्बन पॉवर्टी कितना चेंज आया. द ब्लू बार्स इंडिकेट the year 2009 and 10 and red bar indicates the year 2011 and 12. तो दोनों ही मेथड से पॉवर्टी लेवल जो है वो घटी है 2011 and 12 में. and these are some more poverty status trends in poverty in India. 1973 से ये टाइम सीरीज ग्राफ है. 1973 से 2012 तक जो ट्रेंड रहा है उसका ये ग्राफ है कि कैसे 73-74 में हाई लेवल था, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है यहाँ पर एंड यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हुआ है, फिर राइज़ किया है एंड देन अगेन इट हैज़ फॉलन डाउन. और हेड काउंट रेशियो जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे स्टीप फॉल हुआ है पहले, फिर स्लाइटली थोड़ा सा राइज़ किया है, स्लाइटली थोड़ा राइज़ हुआ है एंड देन अगेन इट इज़ सीइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड. Now we will discuss what are the types of poverty. This is also mentioned in the NCERT book and it is also a very important topic. Now poverty can be of two types, absolute poverty and relative poverty. दो तरीके की हो सकती हैं. Absolute poverty is when there is absence of a minimum level of subsistence needed for the basic well-being. Absolute poverty takes place when a person is not able to fulfill his basic needs. And relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people in different regions or nations. So relative poverty takes place when a person may be able to fulfill his basic needs but he is poor in comparison to some other person, some other country or a region. We will see the points of difference in detail because this is also an important topic. Absolute poverty is a state in which a person or family is highly deprived of the basic needs. Absolute poverty कब होती है? जब किसी पर्सन की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उनको बिल्कुल भी फुलफिल ना कर पाए. और रिलेटिव पॉवर्टी it is a condition when a person or family is unable to reach the minimum average living standard in the society. यानी एक सोसाइटी में, एक कंट्री में जो भी एक एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है, एक मीडियन लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जब वो पर्सन उसको नहीं ऑब्टेन कर पाएगा तो हम कहेंगे कि वो पर्सन रिलेटिवली पुअर है. नेक्स्ट इज पॉवर्टी इन रिलेशन टू, इट इंडिकेट्स पॉवर्टी इन रिलेशन टू, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इंडिकेट्स in relation to level of income needed to fulfill the basic needs. तो ये बेसिक नीड्स से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी कोई पर्सन अपनी बेसिक नीड्स फूड क्लोथ शेल्टर ये अगर नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूटली पुअर. लेकिन कोई पर्सन अगर इनको पूरा कर पा रहा है लेकिन सोसाइटी में जो इन जनरल बाकी और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसका जो एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड है सोसाइटी का वो अगर किसी पर्सन के पास नहीं है बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करने के बाद भी, तो हम कहेंगे कि वो रिलेटिवली पुअर है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम, और जो स्टैंडर्ड है इसका, और जो रिलेटिव पॉवर्टी है इट चेंजेस ओवर टाइम, यानी समय के साथ बदलती है. जैसे आज से 20 साल पहले अगर हर किसी पर्सन के पास टेलीविज़न नहीं है, कलर टेलीविज़न नहीं है या टीवी नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो हम
को ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं लगती थी, वो बहुत कॉमन था 30 साल पहले की बात अगर हम करें, 20 साल पहले की बात करें। लेकिन आगे आज की डेट की बात करें तो हर पर्सन के हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टाइल जो है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होता रहता है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का लेवल जो है वो भी चेंज हो जाए। जो एवरेज लिविंग स्टाइल होता है, कंफर्टेबल लिविंग स्टाइल, वो चेंज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड यूजिंग पॉवर्टी लाइन। तो एक पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड होती है, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं द पर्सन इज अबव पॉवर्टी लाइन और द पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। बट रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि सोसाइटी में जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो कुछ लोग गरीब होंगे और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत गैप होगा। सो बेसिकली इट इज़ मेजर्ड विद द लॉरेंस गवर्र गिनी कोएफिशिएंट, बिकॉज इट इज़ अ concept related with the distribution aspect, not the earning aspect. And absolute poverty is mainly found in developing countries, क्योंकि वहाँ तो basic necessities fulfill हो जाए, यही बड़ी बात होती है। And relative poverty is a problem related with the developed countries, because there the basic necessities are already fulfilled and the problem is of equitable distribution basically. And then next is categorizing poverty. Now, categorizing poverty can be categorized under three main heads. First is the category of chronic poor, second is the category of transient poor, and third is the category of non-poor, यानी कि जो poor नहीं है। जो chronic poor हैं उसमें दो categories हैं, एक है always poor की category और दूसरा है usually poor। always poor कौन है? ये जो डॉटेड लाइन्स है ये किसको इंडिकेट कर रही हैं? पॉवर्टी लाइन को। तो ऐसे लोग जो कि हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, हमेशा ही उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो हमेशा ही बिलो है, उनका ग्राफ ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है, और कितना भी वो ऊपर राइज करें उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो ही है। तो वो क्या कहे जाएंगे? वो कहे जाएंगे ऑलवेज पुअर। और दूसरा जो है वो यूजुअली पुअर की कैटेगरी है। यहाँ आप देख सकते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। वंस इन अ वाइल कभी वो ऊपर गया, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कभी उनको पैसे मिल गए किसी वजह से, तो उनका ग्राफ थोड़ा सा टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए ऊपर चला गया, बट दे आर ऑल्सो पुअर ओनली एंड दे विल बी टर्म्ड एज यूजुअली पुअर। कभी उनको कभी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं किसी रीज़न से। Then next is the category of churning poor. Churning poor people are those people who constantly move in and out of the पॉवर्टी लाइन। कभी वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाएंगे, कभी वो नीचे आ जाएंगे, फ्लक्चुएट करती रहती है कॉन्स्टेंटली इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इसीलिए इनको नाम दिया गया है चर्निंग पुअर। द नेक्स्ट इज़ द कैटेगरी ऑफ ओकेजनली पुअर, यानी कि वो लोग जो कभी किसी वजह से, बिकॉज ऑफ सम रफ फेज इन देयर लाइफ, किसी बैड लक की वजह से, कभी बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो कभी उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़े, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस कभी पॉवर्टी लाइन के बिलो जा सकता है। अदरवाइज यूजुअली दे रिमेन अबव द पॉवर्टी लाइन, सो दे कैन बी टर्म्ड एज ओकेजनली पुअर, यानी कभी किसी वजह से, किसी मिसहैप की वजह से वो पुअर की कैटेगरी में या पॉवर्टी लाइन के बिलो गए। And then last category is of never poor category, where the economic condition may fluctuate but हमेशा ही वो पॉवर्टी लाइन से अबव रहेंगे। सो दे आर नेवर पुअर एंड दे आर टर्म्ड एज नॉन पुअर कैटेगरी। सो 3 broad categories and 5 sub categories are there. Here it is a quotation by Bill Gates where he says, "We all have the chance to create a world where extreme poverty is the exception rather than the rule." यानी कि हमें हमारे पास एक ऐसा चांस है जहाँ पर कि हम एक ऐसे वर्ल्ड को बना सकते हैं जहाँ पर कि एक्सट्रीम पॉवर्टी का केस जो है वो बहुत नॉर्मल ना हो, बल्कि एक एक्सेप्शनल केस हो और हर एक के पास पैसे हों। So for the viewers, the next video of mine will cover the topics of causes of poverty in India, effects of poverty, measures to remove poverty, government's 3-dimensional approach to poverty,
एनालिसिस ऑफ द 3 डायमेंशनल अप्रोच, प्रोग्राम्स टू फाइट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।